पढ़ाना शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि सारे सेमेस्टर्स की लाइव क्लासेस चल रही है गूगल मीट पे। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड है, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट ना हो, आज हम पढ़ेंगे द डायमंड नेकलेस बाय गायदे मॉपसेंट, ओके। तो अगर आपके पास ये टेक्स्ट नहीं है तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये टेक्स्ट ले सकते हैं। ये टेक्स्ट 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ओके। सो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने बताया ना, आज हम पढ़ेंगे द डायमंड नेकलेस बाय गायदे मॉपसेंट। पहले मैं राइटर के बारे में बताती हूँ आप लोगों को। गायदे मॉपसेंट का पूरा नाम था हेनरी रेने एल्बर्ट गायदे मॉपसेंट। ये एक फ्रेंच ऑथर थे 19th सेंचुरी के, ओके। ये बॉर्न हुए थे 5 अगस्त 1850 में फ्रांस में। He was the master of short story form. ये शॉर्ट स्टोरी फॉर्म के मास्टर कहे जाते हैं। And also he was the representative of naturalist school. नेचुरलिस्ट स्कूल एक स्कूल हुआ करता था उस टाइम पे। आप लोग ने सुना होगा ना कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्कूल्स बने थे। जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो रिलेट कर पा रहा होगा इस चीज से। तो उसके ये रिप्रेजेंटेटिव भी थे। इनकी डेथ होती है 6 जुलाई 1893 में। ये जो चैप्टर है द डायमंड नेकलेस, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1884 में एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में। उस न्यूज़पेपर का नाम था ला गॉयलस, ओके। अब ये डायमंड नेकलेस, ये तो इंग्लिश नेम है ना। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये जो है ये शॉर्ट स्टोरी जो है फ्रेंच न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है तो इसका जो नाम था वो भी फ्रेंच में रहा होगा, राइट। तो फ्रेंच में द डायमंड नेकलेस जो शॉर्ट स्टोरी है इसका नाम है ला परर। ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन राइटर्स और टेक्स्ट के बारे में। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। She was one of those pretty and charming girls born as though fate had blundered over her into a family of artisans. क्या होता है ये, this is not the positive line, ये पॉजिटिव लाइन नहीं है, ओके। ये लिखी ऐसे वे में गई है कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं राइटर यहाँ पे? शी, हमें अभी नाम नहीं पता है, ओनली हमें ये पता है कि किसी लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। She was one of those pretty and charming girls born as though fate had blundered over her. मतलब वो उन लड़कियों में से एक थी, जितनी भी लड़कियां बॉर्न हुई हैं वो उनमें से एक थी जिसके साथ नसीब ने बहुत बड़ी गलती की थी। मतलब समझ लो, मतलब कहने का ये है कि जिसका नसीब किस्मत अच्छी नहीं थी। into a family of artisans. किस फैमिली में वो बॉर्न हुई थी? आर्टिसंस की फैमिली में। She had no marriage portion, no expectations, no means of getting known, understood, loved and wedded by a man of wealth and distinction. And she let herself be married off to a little clerk in the Ministry of Education. ना उसके पास कोई मैरिज पोर्शन था, दहेज, ठीक है ना, उसको कोई दहेज मिलना था ना उसको देना। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बताया ना कि उसको क्या है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है, विच मीन्स कि थोड़ी पुअर फैमिली से है। और ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है जहाँ पे लिखा हुआ है शी हैड नो मैरिज पोर्शन, मतलब कि उसको कुछ मिला नहीं था। शादी में लड़कियों को मिलता है ना मैके की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ में। ना उसकी कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना मीन्स ऑफ गेटिंग नोन, यानी कि ना उसको ये था कि हाँ मुझे इतने लोग जानते हैं। Understood, loved and wedded by a man of wealth and distinction. ना ये था उसके अंदर कि उसकी शादी बहुत ही अमीर लड़के से होगी, ठीक है, जो उसको समझेगा, उसको प्यार करेगा। उसने अपनी शादी किससे करी थी, यानी उसकी शादी किससे हुई थी? एक छोटे से क्लर्क से हुई थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था। Her tastes were simple because she had never been able to afford any other. उसके टेस्ट जो थे वो बहुत ही सिंपल थे, और वो इसलिए थे क्योंकि वो उससे ज्यादा और कुछ कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाई थी। बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज दो शी हैड मैरीड बीनीथ हर। लेकिन वो जो है इतनी नाखुश थी, यानी कि इतनी उदास थी जैसे कि उसकी शादी उससे भी नीचे
वाले नीचे कह सकते हैं कि नीचे लेवल के लोग से हुई है, आदमी से हुई है, समझ रहे हो। बीनीथ हर का मतलब यहाँ पे उसके नीचे नहीं है, यहाँ पे बीनीथ हर क्लास को दिखाता है, लेवल को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, राइटर ये कह रहे हैं कि वो इतनी नाखुश थी, इतनी उदास थी, जैसे उसकी शादी ऐसे इंसान से कराई गई हो जो लेवल में उससे भी नीचे हो, यानी उससे भी गरीब हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उससे ऊपर वाले से ही शादी हुई थी, जो उसका लेवल था। फॉर वुमेन हैव नो कास्ट और क्लास, अंडरलाइन करिएगा यहाँ से, फॉर वुमेन हैव नो क्लास और कास्ट, their beauty, grace and charm serving them for birth or family, their natural delicacy, their instinctive elegance, their nimbleness of wit are their only mark of rank and put the slum girl on a level with the highest lady in the land. बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। एक वुमेन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक वुमेन का कोई भी कास्ट या क्लास नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं ना कि ये इस कास्ट से है या इस क्लास से है, कोई कास्ट, एक वुमेन का कोई भी कास्ट और क्लास नहीं होता है। देयर ब्यूटी, ग्रेस एंड चार्म, जो उनकी ब्यूटी और ग्रेस और चार्म होता है ना, जिससे वो फैमिली को सर्व करती हैं यानी उनको देखती हैं, फैमिली मेंबर्स को देखती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। देयर नेचुरल डेलिकेसी, जो उनकी विनम्रता होती है, जो उनके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है। देयर इंस्टिंक्ट एलिगेंस, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है, जो उनका एक स्वाभाविक एलिगेंस होता है। देयर निम्बलनेस ऑफ विट, निम्बलनेस ऑफ विट को हम इजी लैंग्वेज में बोले तो इट इज एक्टिवनेस ऑफ माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड, ओके, कि एक लेडी का जो माइंड की शार्पनेस है वो आर देयर ओनली मार्क ऑफ रैंक, वो ही, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, यही सारी चीजें एक लेडी की रैंक को डिस्क्राइब करता है, एक लेडी को डिस्क्राइब करता है। एंड पुट द स्लम गर्ल ऑन अ लेवल विद द हाईएस्ट लेडी इन द लैंड, और यही सारी चीज एक स्लम गर्ल को भी दुनिया की सबसे ऊंची लड़की, फीमेल में से एक बना देती है। यानी कि चाहे वो जिस भी कास्ट और उससे बिलोंग करती हो, अगर उसके अंदर एक शार्पनेस है माइंड में, एक एक्टिवनेस है, एक एलिगेंस है, ठीक है, एक विनम्रता है, तो वो अपने आप ही बहुत ऊंची हो जाती है सबकी नजरों में। फिर उसकी कास्ट वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देती, होता ही नहीं है। इन्हीं सब चीजों से वुमेन्स डिस्क्राइब की जाती हैं, वुमेन का जो क्लास होता है वो। शी सफर्ड एंडलेसली, उसने बहुत सफर किया होता है। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर एवरी डेलिकेसी एंड लग्जरी, उसने इतना सफर किया होता है कि वो ये सोचती है कि मैं ये सब नहीं डिजर्व करती, मैं भी वो डेलिकेसी और वो लग्जरी लाइफ जो होती है ना वो डिजर्व करती हूँ, वो ऐसा सोचती है। शी सफर्ड फ्रॉम द पुअरनेस ऑफ अ हाउस, उसने अपने घर की गरीबी देखी होती है। फ्रॉम इट्स मीन वॉल्स, यहाँ पे मीन वॉल्स से मतलब क्या है, मीन का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उसके घर की जो दीवारें थी ना वो एक्सप्रेस करती थी इस चीज को, मतलब उसकी पुअरनेस को एक्सप्रेस करती थी उसके घर की दीवारें, कहीं से टूटी फूटी होंगी, पेंट नहीं हुआ होगा, वो सारी चीजें, ओके। वॉर्न चेयर्स, वॉर्न डैमेज चेयर्स एंड अगली कर्टेन्स, और बिना धुले हुए गंदे कर्टेन्स उसके घर में थे। All these things of which other women of her class would not even have been aware, tormented and insulted her. ये जितनी भी चीजें जो उसके साथ थी, इन चीजों का दूसरी औरतों को कोई अंदाजा नहीं था, और उसके बावजूद, अंदाजा ना होने के बाद भी वो उसको मेंटली टॉर्चर करती थी। टॉर्मेंटेड कह सकते हैं कि मेंटली टॉर्चर करना, वो उसको मेंटली टॉर्चर करती थी और उसकी इंसल्ट करती थी, बिना ये जाने कि ये जो लेडी थी ये कितना कुछ देखते हुए आई थी अपनी लाइफ में। पता है, जब मैं व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, मेरे दिमाग में ना एक बात आई कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई हो सकती है ना, या सबसे बड़ी कह लो डीमोटिवेशन अगर कोई हो सकती है ना, तो वो दूसरी लेडी है। जिस दिन फीमेल्स को समझने लग जाए ना, उस दिन बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा।
और जिस दिन हर फीमेल, हर इंडिविजुअल फीमेल अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को, इमोशनल, सोशल, मॉरल पावर को समझने लग जाए ना, ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। पता है, ये जो बात मैंने बताई ना, इसको आप अपने माइंड में रखना और माइंड में रखते हुए ये चैप्टर पढ़ना, आपको समझ में आएगा। नॉट चैप्टर but a short story. Let's move forward. The sight of the little Breton girl. Breton is the native of Brittany. Again, Brittany has its own history. Okay, so मैं उसको explain नहीं करने वाली। आप लोग ये समझ लो कि ब्रिटॉन जो है वो नेटिव ऑफ ब्रिटनी जो होते हैं, मतलब ब्रिटनी में जो लोग रह रहे होते हैं उनको ब्रिटॉन बोला जाता है। The sight of the little Breton girl who came to do the work in her little house aroused heartbroken regrets and hopeless dreams in her mind. अब उसके घर में एक लड़की आती थी, एक ब्रिटॉन गर्ल आती थी काम करने के लिए। तो वो जब भी आती थी तो वो, जैसे होता है ना कि जब आप किसी के घर जाओ तो आप सिंपैथी दिखाने के लिए यू विल से कि तुम्हारा घर कितना खराब है, या मुझे पता है कि तुम वॉल्स को मेंटेन नहीं कर पा रही हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें अगर आप उस इंसान के सामने बोलोगे तो उसके दिमाग में ना रिग्रेट आता है, ठीक है, कि शिट मैं ये नहीं कर सकती, या शिट मैं ये नहीं कर पा रही, वो रिग्रेट आता है। तो हार्ट ब्रोकन रिग्रेट से यहाँ पे यही मतलब है कि वो ऐसे बोलती थी ना कि उस लेडी को जो वो सारी चीजें देखी हुई थी उसको बहुत ही रिग्रेट फील होता था अंदर से, और होपलेस ड्रीम्स आते थे उसके माइंड में। होपलेस ड्रीम्स यानी कि मेरे पास ये होता तो मैं ये करती, या सोचो अगर अभी ये हो रहा होता तो कैसा होता, हम लोग सोचते हैं ना, वही सारी चीजें। She imagined silent ant chambers. Ant chambers क्या होते हैं, वो छोटे छोटे रूम जो बड़े रूम के पहले आते हैं, ठीक है, the small rooms which are leading to the big rooms। देखा होगा कभी कभी कि छोटे से कमरे होते हैं, फिर उनसे जा करके ही आप बड़े कमरे में घुसते हो, कुछ वैसा। ओके, she imagined silent ant chambers heavy with oriental tapestries। oriental tapestries फोटो दिख रही होगी आपको, एक heavy फैब्रिक होता है, oriental फैब्रिक, जिससे वॉल डेकोरेट की जाती हैं लगा करके उसको, यहाँ पे उसी की बात हुई है। heavy with oriental tapestries lit by torches in lofty bronze sockets। मतलब कि ये सब चीजें है नहीं उसके घर में, वो ये सब चीजें इमेजिन कर रही है कि अगर ऐसा ऐसा होता तो कैसा लगता। ओके, सो क्या लिखा है, lit by torches in lofty bronze socket। जो सॉकेट होते हैं, सॉकेट जिसमें प्लग लगाते हैं, लॉफ्टी ब्रोंज, वो ब्रोंज कलर के हैं और उनमें टॉर्चेस लगी हुई हो, ठीक है, वो प्लग इन वाली टॉर्च होती है ना जो, वो उसकी बात हो रही है। विथ 2 tall footmen in knee breeches। knee breeches शॉर्ट ट्राउजर उसको बोलते हैं, जिनकी लेंथ नी से थोड़ी सी नीचे होती है बस। विथ 2 tall footmen in knee breeches sleeping in large armchairs overcome by the heavy warmth of the stove। ये क्या शो कर रहा है, ये लग्जीरियस लाइफ शो कर रहा है। वो ये सोच रही है कि उसके घर में भी ये सारी लग्जीरियस चीजें होनी चाहिए, कि बैठ के आमचेयर में। और देखा होगा पुराने, ये 19th सेंचुरी के राइटर हैं, राइट, तो 19th सेंचुरी में ये चीजें होती थी कि घर में जो रूम होता था, जो बड़ा रूम होता था, उसमें साइड में चिमनी लगी होती थी जिसमें आग जला करती थी, और उसके आसपास आमचेयर रखी होती थी, उस पे लोग बैठ करके और सेकते थे हाथ। कुछ वैसा ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर, कि वो ऐसा सोच रही थी कि उसके घर में भी ये सब होता। She imagined vast saloons hung with antique silks। एंटीक सिल्क क्या होता है, सिल्क का जो कपड़ा होता है वो बहुत महंगा होता है, प्योर सिल्क इज वेरी मच एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे वो यही सोच रही है कि बड़ा सा सलून हो जिसमें जो है एंटीक सिल्क्स जो है वो हंग कर रहे हो, लटक रहे हो। exquisite pieces of furniture, exquisite extremely beautiful, okay, pieces of furniture supporting priceless ornaments। ऐसे pieces हो फर्नीचर के जिनमें ornaments रखे हो या जिनमें ornaments लगे हुए हो। and small charming perfumed rooms created just for little parties of intimate friends। और छोटे से charming और परफ्यूम यानी रूम स्प्रे मारता है ना लोग तो बहुत अच्छी स्मेल आती है, उस चीज का जिक्र है। चार्मिंग परफ्यूम रूम्स क्रिएटेड जस्ट फॉर लिटिल पार्टीज ऑफ इंटीमेट फ्रेंड्स। इंटीमेट फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स जो आपके बहुत ही क्लोज हो।
एक छोटा सा ऐसा कमरा हो जो परफ्यूम्ड हो, चार्मिंग हो, जहां पे हम क्लोज फ्रेंड्स लोग छोटी छोटी पार्टीज कर सकें. Men who were famous and sought after, whose homage rose every other woman's envious longings. और ऐसे इंसान हो जिनके बोलने से, जिनके बात करने के तरीके से जो उनकी वुमेन्स हो उनका भी लेवल बढ़े, मतलब लोगों की नजरों में लेवल बढ़े. ओके. When she sat down for dinner at the round table covered with a 3 days old cloth, जब वो डिनर करने के लिए बैठती है उस राउंड टेबल पे जिस पे 3 दिन पुराना कपड़ा बिछा हुआ था, मतलब कि टेबल क्लॉथ होता है ना, उसकी बात हो रही है. अपोजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के अपोजिट में. एक बात ध्यान दीजिए कि अभी तक उस लेडी का नाम नहीं आया है. ओके. Who took the cover of the soup tureen? Okay, soup tureen. Soup tureen क्या होता है? Tureen is basically a deep bowl. पिक्चर दिख रही होगी आपको. Deep bowl जिससे हम चीज कोई भी खाने की चीज निकाल करके सर्व करते हैं, ग्रेवी वाली. तो यहाँ पे सूप टूरीन की बात हो रही है. उस राउंड टेबल पे सूप रखा हुआ है, ठीक है. अपोजिट हर हस्बैंड हु टुक द कवर ऑफ द सूप टोरीन. सूप टोरीन का कवर उनके हस्बैंड हटाते हैं. ओके. वो डिश होती है ना, बोल होती है, वो ढकी होती है, तो उसको हटाते हैं और उसके अंदर क्या होता है? सूप होता है. एक्सक्लेमिंग डिलाइटेडली, मतलब अब वो डिलाइटेडली बोलते हैं, बहुत ही विनम्र से बोलते हैं, आहा स्कॉच ब्रॉथ. पिक्चर दिख रही होगी. स्कॉच, बेसिकली स्कॉच ब्रॉथ जो होता है वो सूप होता है, फीलिंग सूप होता है, यानी सादा सूप नहीं होता है, उसमें कुछ चीजें पड़ी होती हैं. और ये ओरिजिनेट हुआ था स्विट्जरलैंड में. अब तो पूरी दुनिया में यूज होता है, ऑब्वियसली खा पीते हैं लोग, बट ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था स्विट्जरलैंड में. व्हाट कुड बी बेटर? अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वो सूप को देख करके बोलता है. शी इमेजिन डेलिकेट मील्स, ग्लीमिंग सिल्वर टेपेस्ट्रीज पीपलिंग the walls with folk of the past age and strange birds in fairy forests. अब वो जब वो बैठती है तो वो सामने बैठी हुई है ना, तो वो यही सब सोच रही होती है अपने माइंड में. क्या? मील्स, ठीक है, कि बहुत अच्छे अच्छे मील्स रखे हुए हैं, टेपेस्ट्रीज हैं. मैंने बताया था ना टेपेस्ट्रीज क्या होता है? पीपलिंग द वॉल्स विथ फोक ऑफ द पास्ट एज, यानी कि एक ऐसी टेपेस्ट्रीज हैं जिनमें पास्ट एज के जो फोक आर्ट होती है वो डिनोट की गई है, उससे पूरी वॉल उसकी सजी हुई है. एंड स्ट्रेंज बर्ड्स इन फेरी फॉरेस्ट. फेरी फॉरेस्ट इमेजिनरी फॉरेस्ट, ओके, और स्ट्रेंज बर्ड्स हैं इमेजिनरी फॉरेस्ट में. शी इमेजिन डेलिकेट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस. वो इमेजिन कर रही होती है कि बहुत ही जो डेलिकेट फूड है ना, वो उनकी भी मार्वेलस डिशेस बना करके, यानी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना करके उसको सर्व किया जा रहा है. मर्मर्ड गैलेंट्रीज लिसन्ड टू विथ एन inscrutable smile as one trifled with the rosy flesh of trout or wings of asparagus chicken. और यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है ना, ये वेटर्स के लिए यूज हुई है. ओके, कि वहां पे ऐसे सर्विंग मैन्स हैं जो कि गैलेंट्रीज, क्या गैलेंट्रीज लिखा हुआ है ना, गैलेंट्रीज का मतलब होता है बहुत ही पोलाइट बिहेवियर. मर्मर्ड का मतलब क्या होता है? धीमे से बात करना, यानी ऐसे सर्विंग मैन्स जो बहुत ही धीरे से बात करें और उनसे जब कुछ बोलो. इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट, यानी वो एक ऐसी स्माइल दें जिसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो. यहाँ पे ना एक जेस्चर दिखा रहा है, एक जेस्चर दिखाया जा रहा है कि जो वो इमेजिन कर रही है वेटर को, वो कैसा है. ओके, वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्माइल करके रिस्पॉन्ड करता है, और जो भी डिश वो मांगती है, वो चिकन की डिश जो मांगती है, वो उसको बहुत ही अच्छे से उसके सामने सर्व करता है. She had no clothes, no jewels, nothing. उसके पास ना कोई कपड़ा था, ना कोई ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था. And these were the only things she loved. और यही वो चीजें थी जिससे वो बहुत ही प्यार करती थी, जो वो चाहती थी कि उसके पास हो. She felt that she was made for them. उसको ऐसा लगता था कि वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी, वो उन चीजों के लिए बनी है जो वो सोच रही है, यानी लग्जरियस लाइफ के लिए. She had longed so eagerly to charm, to be desired, to be wildly attractive and sought after.
वो चाहती थी कि वो भी बहुत चार्मिंग लगे, ठीक है। टू बी डिजायर्ड यानी उसके लिए भी कोई चाहत रखे, ठीक है, उसको पाने, उससे मिलने, उसको पाने की भी। टू बी वाइल्डली अट्रैक्टिव, और वो बहुत ही वाइल्डली अट्रैक्टिव हो यानी बोल्ड हो, एंड सॉट आफ्टर, और बहुत ही संभली हुई हो। संभली हुई इन सेंस इतना कुछ होने के बाद भी एक कामनेस हो उसके अंदर, समझ रहे, एक एलिगेंस हो, वो चीज। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसके जो दोस्त थे वो बहुत ही रिच थे। एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड whom she refused to visit, एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड थी उसकी जिससे वो मिलने से मना कर देती थी। क्यों? क्योंकि वो रिच थी और ये उतनी रिच नहीं थी। बिकॉज शी सफर्ड सो कीनली व्हेन शी रिटर्न होम, और वो इसलिए नहीं मिलने जाती थी क्योंकि जब वो उसके घर से वापस लौटती थी तो वो ये बहुत ज्यादा मेंटली सफर करती थी। ऑब्वियसली जब आप ऐसे जाते हो तो आपके दिमाग में चलता रहता है ना कि यार वो कितनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है, हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें माइंड में आती हैं। तो वही उसी वजह से वो उसके घर नहीं जाती थी। शी वुड वीप होल डेज, वो पूरे दिन रोती थी अगर वो उसके घर चली जाती थी तो। विथ ग्रीफ, रिग्रेट, डिसअपेयर एंड मिसरी, इन सब ये एलिमेंट्स दिए गए हैं कि इन सब वजह से एक ग्रीफ, दुख, रिग्रेट जो होता था उसके मन में कि मेरे पास ऐसी लाइफ क्यों नहीं है, एक मिजरी जो होती थी कि वो ये सब चीजें किसी से कह भी नहीं सकती ना, तो वो जो मिजरी थी उन सब के चलते वो बहुत रोती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ एन exultant air, holding a large envelope in his hand. एक शाम को क्या होता है, उसका हस्बैंड आता है बहुत ही हड़बड़ी में और एक एनवेलप होता है उसके हाथ में। Here is something for you, he said. इस कुछ है तुम्हारे लिए मेरे पास। Swiftly she tore the paper and drew out a printed card on which were these words. अब वो स्विफ्टली धीरे से पेपर फाड़ती है और उस प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकालती है जिसमें ये शब्द लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? The Minister of Education and Madame Ramponio request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the Ministry of the evening of Monday, January the 18th. This is where जहाँ पे कैरेक्टर्स का पहली बार नेम आता है। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मदामे रामपोनियो। मदामे रामपोनियो कौन थी? उसकी जो जिस लेडी की बात हो रही थी उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी वो है ये, उसी का नाम है मदामे रामपोनियो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ मॉन्स्योर। मॉन्स्योर कौन है? वो मेल हस्बैंड। एंड मदामे लॉयसिल, मदामे लॉयसिल जिसकी जो मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी की, मेन कैरेक्टर उसका नाम है मदामे लॉयसिल जो बहुत पुअर होती है। एट द मिनिस्ट्री ऑफ इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी द 18th जनवरी को जो उसकी फ्रेंड होती है मदामे रामपोनियो, वो मदामे लॉयसिल और मॉन्सिर को अपने घर पे इनविटेशन में बुलाती है, इनविटेशन देके बुलाती है। Instead of being delighted as her husband hoped, she flung the invitation petulantly across the table, murmuring, अब क्या होता है कि वो बहुत ही खुश होने के बजाय क्या करती है, जैसे ही उसके हस्बैंड हॉप होता है यानी कि ये सारी बातें उसको बताता है, एनवेलप देता है, जैसे ही वो ये सारी चीजें पढ़ती है वो शी फ्लंग द इन्विटेशन petulantly across the table। ऐसे करके हम लोग फेंकते हैं ना कोई चीज, तो यही एक्शन है। ऐसे करके वो इनविटेशन कार्ड फेंकती है और क्या बोलती है, क्या ममर करती है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दिस? मैं क्या करूं, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं इसके साथ, इस इनविटेशन के साथ? Why, darling, I thought you would be pleased. You never go out and this is a great occasion. I had tremendous trouble to get it. Everyone wants one. It's very select and very few to go to the clerks. You will see all the really big people there. अब वो बोलता है, हस्बैंड बोलता है, मॉन्स्टर बोलता है लॉयसिल से, Why, darling, I thought you would be pleased. क्यों? क्या हुआ डार्लिंग? मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत प्लीज हो जाओगी, बहुत खुश हो जाओगी।
यू नेवर गो आउट एंड दिस इज अ ग्रेट ओकेजन. तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये बहुत अच्छा ओकेजन है बाहर निकलने का. आई हैड ट्रेमेंडस ट्रबल टू गेट इट. मैंने बहुत ट्रबल किया है इस एक इन्विटेशन को पाने के लिए. Everyone wants one. ऐसा इन्विटेशन हर कोई एक बार चाहता है अपनी लाइफ में ऐसे इन्विटेशन में जाना. इट्स वेरी सेलेक्ट, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मिलता है. एंड वेरी फ्यू टू गो टू द क्लर्क. और क्लर्क के पास तो बहुत ही कम उसमें जाता है, जाता ही नहीं है. यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल देयर. तुम चलो, तुम वहां पे बहुत बड़े बड़े लोगों को देखोगी. She looked at him out of furious eyes and said impatiently. वो बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखती है और impatient होकर के बोलती है, and what do you suppose I am to wear at such an affair? और तुम क्या सोचते हो मैं क्या पहनूंगी ऐसे ओकेजन पे? मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को. ऑब्वियसली उसके पास कुछ नहीं होता है ना, तो वो ये चीज बोलती है. He had not thought about it, he stammered. वो इसके बारे में नहीं सोच रखा होता है कुछ कि वो क्या पहनेगी ओकेजन पे, तो वो इस जगह पे रुक जाता है, अटक जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है. Why? The dress you go to the theater in, it looks very nice to me. अब वो बात संभालते हुए कहता है, Why? क्यों? जो ड्रेस तुम थिएटर में पहन के चलती हो मेरे साथ, उसमें तुम अच्छी लगती हो. He stopped, stupefied and utterly at a loss when he saw his wife was beginning to cry. वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो रोने वाली है और वो चुप हो जाता है, वो खो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे. 2 large tears ran slowly down from the corner of her eyes towards the corner of her mouth. 2 आंसू इधर से और इधर से गिरते हैं और उसके होंठ के कॉर्नर पे, यानी माउथ के कॉर्नर पे आते हैं, यानी वो रोना शुरू कर देती है. What is the matter with you? क्या मैटर है तुम्हारे साथ? What is the matter with you? क्या हुआ बताओ तो मुझे, वो बोलता है. He flattered, but with a violent effort she overcame her grief and replied in a calm voice, weeping her wet cheeks. लेकिन ये जो बहुत ही वॉयलेंट एफर्ट करती है, बहुत ही वॉयलेंटली एफर्ट करती है वो, और इस ग्रीफ से बाहर आती है. सी, जब आप अंदर से दुखी होते हो ना और आपको रोना भी नहीं होता है, वो सिचुएशन बहुत टफ होती है. उससे बाहर आने में ना आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा पावर चाहिए लगता है. मतलब जबरदस्ती अपने आप को सप्रेस करना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स को उस वक्त पे, अपने टीयर्स को. तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वो उस सारी चीज़ों को सप्रेस, वॉयलेंटली एफर्ट डाल करके सप्रेस करके अपने ग्रीफ से बाहर आती है. और इतने ग्रीफ में होने के बावजूद वो बहुत ही काम वे में रिप्लाई करती है, अपने चीक्स को पोंछते हुए, गीले चीक्स को पोंछते हुए. नथिंग, ओनली आई हैवंट अ ड्रेस एंड सो आई कांट गो टू दिस पार्टी. कुछ नहीं, बस मेरे पास कपड़े नहीं है, इस वजह से मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी. गिव योर इन्विटेशन टू सम फ्रेंड ऑफ योर्स हुज वाइफ विल बी टर्न्ड आउट बेटर देन आई शॉल. एक काम करो, तुम इस इन्विटेशन को अपने किसी ऐसी फ्रेंड को दे दो जिसकी वाइफ ज्यादा सही रहेगी इस पार्टी के लिए मेरे कंपैरिजन में. ही वॉज हार्ट ब्रोकन. जो मॉन्सर होता है वो टूट जाता है अंदर से. Look here, Mathilde. He persisted. वो मैथिल्डे से बोलता है, इधर देखो मैथिल्डे. पूरा नाम उसका जो मदामे लॉयसिल है, उन्हीं का पूरा नाम होता है मदामे मैथिल्डे लॉयसिल. ओके. What would be the cost of a suitable dress which you could use on other occasions as well? Something very simple. अब वो मैथिल्डे से बोलता है उसका हस्बैंड, मैथिल्डे इधर देखो, जो भी तुम्हें सुटेबल ड्रेस लगे, जो कि सिंपल भी हो और जिसको तुम और ओकेजन्स में भी पहन पाओ, वो कितने, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, वो कितने की पड़ेगी. शी थॉट ऑफ सेवरल सेकेंड्स, reckoning up prices and also wondering for how large a sum she could ask without bringing upon herself an immediate refusal and an exclamation of horror from the careful minded clerk.
अब वो सोचने लगती है, सेवरल सेकेंड, यानी अब वो बहुत सोचती है और उस प्राइस को ढूंढती है जिस प्राइस पे वो एक बार में एग्री कर जाए, जिस प्राइस पे उसके दिमाग में रिफ्यूजल ना आए, और उसका जो इतना केयरफुल हस्बैंड है उसके भी माइंड में एक्सक्लेमेशन ऑफ हॉरर, यानी जब हम कोई हाई रेट का प्राइस सुनते हैं तो एक बार ऐसे ऐसे होता है ना, इतना महंगा है, वो वाला जो एक्सप्रेशन है वही दिखाना चाह रहा है, एक्सक्लेमेशन ऑफ हॉरर। ओके, तो वो ये ऐसे प्राइस को सोचने लग जाती है कि ऐसा कौन सा प्राइस है जो ना जिसपे मैं एक बार में एग्री कर जाऊं और मेरे हस्बैंड को भी शॉक ना लगे। एट लास्ट शी रिप्लाइड विथ सम हेसिटेशन, और आखिरी में वो रिप्लाई करती है कुछ हेसिटेशन के साथ, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट ऑन 400 फ्रैंक्स। अब क्या होता है कि वो रिप्लाई करती है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 400 फ्रैंक के आसपास की ड्रेस ले लूंगी। फ्रैंक जो है वो करेंसी है जो कि स्विट्जरलैंड और बाकी सारे कुछ मतलब बाकी और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें यूज होती है। ही ग्रू स्लाइटली पेल, और वो ठंडा पड़ जाता है और पीला पड़ जाता है उसका हस्बैंड। फॉर दिस वॉज एग्जैक्टली द अमाउंट ही हैड बीन सेविंग फॉर अ गन। क्यों वो पीला पड़ जाता है? क्योंकि ये एग्जैक्टली वो अमाउंट होता है जो वो अपने गन खरीदने के लिए सेव करा होता है उसने। Intending to get a little soothing next summer on the plain of Nanterre with some friends who went lark shooting there on Sunday. उसने ये सोचा होता है कि वो ये गन खरीद करके अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा जैसे उसके फ्रेंड्स गए थे शूटिंग पे, और उस चीज के लिए उसको गन खरीदना होता है, उसी गन के लिए वो इतना अमाउंट सेव करके रखता है। तो जब वो इतना अमाउंट बोलती है ना तो वो शॉक में आ जाता है ना, वो पीला पड़ जाता है कि ये अमाउंट तो मैंने गन के लिए सेव करके रखा था। नेवरदलेस ही सेड, लेकिन तब भी वो बोलता है, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। वेरी वेल, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई एंड गेट अ रियली नाइस ड्रेस विद द मनी। लेकिन कोशिश करना और बहुत ही अच्छी ड्रेस लेकर के आना इस पैसे से। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियरर, और फिर जो पार्टी का दिन होता है वो धीरे धीरे पास आने लगता है। एंड मदाम लॉयसिल सीम्ड सैड, और जैसे जैसे वो उसका पार्टी का दिन पास आता है वैसे वैसे लॉयसिल जो है वो सैड होती जाती है। अनईजी एंड एंग्शियस, वो अनईजी और बहुत ही घबराया हुआ महसूस करती है। हर ड्रेस वॉज रेडी हाउएवर, लेकिन उसकी ड्रेस जो है वो रेडी रहती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम उसका हस्बैंड उससे बोलता है, What's the matter with you? You have been very odd for the last 3 days. अब उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, बताओ, तुम पिछले 3 दिन से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। I am utterly miserable at not having any jewels, not a single stone to wear. She replied. वो रिप्लाई करती है कि मैं बहुत ही मिजरेबल हूँ कि ड्रेस तो मेरे पास आ गई, लेकिन मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, एक स्टोन तक नहीं है पहनने के लिए। मैं कैसे पहनूंगी, मैं क्या पहनूंगी? I shall look absolutely no one. I would almost rather not go to the party. मैं सच में कुछ भी नहीं दिखूंगी। उसका मतलब था कि वो ये इमेजिन कर रही थी कि इतनी हाई पार्टी है, इतनी हाई लेवल पार्टी है, तो लोग बहुत अच्छे से तैयार होके आएंगे, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं दिखूंगी, ये उसका कहने का मतलब है। I would almost rather not go to the party. अब वो फिर से यही बोलती है कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए उस पार्टी में। Wear flowers, he said. वो बोलता है कि फ्लावर्स पहन लो। They are very smart at this time of the year. जो टाइम चल रहा है साल का, ये इस वक्त पे बहुत स्मार्ट लुक देते हैं। For 10 francs, you could get 2 or 3 gorgeous roses. हम लोग रोजेस लगाते हैं ना जूड़े में, कुछ वैसी बात हो रही है यहाँ पे कि तुम 10 फ्रैंक के आसपास तुम्हें 2 या 3 रोजेस, गॉर्जियस रोजेस मिल जाएंगे, तुम उनको पहन लो। She was not convinced. लेकिन वो कन्विंस नहीं होती है, लॉयसन कन्विंस नहीं होती है। No, there's nothing so humiliating as looking poor in the middle of lot of rich women. नहीं, वो कन्विंस नहीं होती है, और फिर वो कहती है कि नहीं,
कुछ भी इतना ह्यूमिलेटिंग नहीं है जितना ह्यूमिलेटिंग रिच वुमेन्स के सामने पुअर लगना है, रिच वुमेन्स के बीच में पुअर वुमेन लगना है, इतना ह्यूमिलेटिंग कुछ भी नहीं है। हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितनी स्टूपिड हो, exclaimed her husband. उसका हस्बैंड बोलता है, go and see Madame Forrester and ask her to lend you some jewels. You know her quite well enough for that. अब उसका हस्बैंड उसको सजेशन देता है लॉयसन को कि जाओ और मदामे फॉरेस्टर से कुछ ज्वेलरीज जो है, कुछ ज्वेलरीज लेंड कर लो, यानी ले लो, और यू नो हर क्वाइट वेल इनफ फॉर दैट, और तुम उनको इतना जानती हो, यानी तुम्हारी और उनकी इतनी बॉन्ड है, इतना बॉन्ड है कि तुम उनसे ज्वेलरीज ले सकती हो कुछ टाइम के लिए, तो तुम जाके मदामे फॉरेस्टर से ज्वेलरी बोरो कर लो। यहां तक ही पढ़ते हैं आज। ये था आपका पार्ट 1। ओके, पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी आएगा। Till then, keep studying and keep watching this channel. Tata.